Hi guys, welcome to the eLearner. In this video, we're going to learn about the types of scheduling. So let's get started. There are two types of scheduling. The first one is non-preemptive scheduling and the second one is preemptive scheduling. Okay, so let's discuss non-preemptive scheduling first. In non-preemptive scheduling, the scheduling decision is made every time some job in the system finishes execution. इट मीन्स दैट हर टाइम जब एक जॉब सिस्टम में अपना एग्जीक्यूशन खत्म करती है उसके बाद शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाता है कि अब कौन सी जॉब को सीपीयू एलोकेट किया जाए। ओके मतलब हर टाइम जब एक जॉब अपना एग्जीक्यूशन खत्म करती है तो उस टाइम न्यू शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाता है कि अब कौन सी जॉब को सीपीयू एलोकेट करें। ओके It means that once the process has been given the CPU cannot be taken away from that process until it finish its execution. मतलब एक बार तुमने CPU किसी प्रोसेस को दे दिया तो तब जब तक वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म ना कर ले, मतलब जब तक वो प्रोसेस का काम खत्म ना हो जाए तब तक उस प्रोसेस से CPU नहीं लिया जाएगा। ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में। मतलब अगर एक बार तुमने किसी प्रोसेस को आपने एक बार किसी प्रोसेस को ये सीपीयू है, एक बार आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया तो जब तक इस प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सीपीयू इस प्रोसेस से नहीं लिया जाएगा। ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब हैव टू वेट अलॉट बाय द लॉन्गर जॉब। यानी कि मान लो अगर मैं सीपीयू मैंने एक बड़ी जॉब को एलोकेट कर दिया फर्स्ट, ठीक है, अब जब तक वो बड़ी जॉब पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक सीपीयू से लिया नहीं जा सकता। अब मान लो वो जॉब बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो उसको एग्जीक्यूट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तब उसकी वजह से क्या होगा कि जो शॉर्ट जॉब होगी, जो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाने वाली जॉब होगी, उसको काफ़ी वेट करना पड़ेगा उस शॉर्टर जॉब उस लार्जर जॉब की वजह से। ओके, सो ये एक दिक्कत आती है। और अनइम्पॉर्टेंट जॉब हैव टू वेट बिकॉज ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट जॉब। यानी कि अगर हमने सीपीयू किसी अनइम्पॉर्टेंट जॉब को एलोकेट कर दिया गया, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी एक इम्पॉर्टेंट जॉब को वेट करना पड़ेगा। या इसको आप ऐसे समझो कि मान लो हमने किसी ऐसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करा है जिसकी प्रियोरिटी कम है, मतलब उसका प्रियोरिटी कम है, यानी कि उस जॉब का अभी एग्जीक्यूट होना इतनी प्रियोरिटी नहीं है, ठीक है। देन एक अनदर जॉब जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने सीपीयू एक लो प्रियोरिटी जॉब को अभी एलोकेट कर रखा है, ठीक है, लेकिन एक हाई प्रियोरिटी जॉब आ गई जिसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, जब तक उस एक जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक सीपीयू उससे ले नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाई प्रियोरिटी जॉब को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दिक्कत नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आती है। दिक्कत कह लो इसका मैकेनिज्म ही यही है कि जब तक एक प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर लेती तब तक उस प्रोसेस से सीपीयू नहीं लिया जाएगा। अगर उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया उसके बाद फिर शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा कि अब कौन सी प्रोसेस को सीपीयू देना है, ठीक है। अब नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो मोर प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब रिस्पॉन्स टाइम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब जिसकी हाई प्रियोरिटी है उसको सीपीयू मिल जाएगा। लेट सपोज कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब प्रोसेसेस रन कर रही है, ठीक है, मैंने एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर रखा है और प्रोसेस रन कर रही है, ठीक है, एकदम से कोई नई जॉब आई जिसकी प्रियोरिटी उस जॉब से ज़्यादा थी जिसको सीपीयू एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीपीयू उससे लेके हाई प्रियोरिटी वाली को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम मोर प्रिडिक्टेबल, मतलब जो जॉब पहले आई उसको पहले सीपीयू मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली मैकेनिज्म है। ओके, आई होप आपको ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग डिसीजन सिर्फ तब नहीं लिए जाते जब सीपीयू किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है। शेड्यूलिंग डिसीजन तब भी लिए जाते हैं जब प्रोसेस प्रोग्रेस में होती है, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस में होता है। इसका क्या मतलब है कि जब कोई प्रोसेस ऑलरेडी सिस्टम में रन कर रही है, मतलब कि सीपीयू किसी प्रोसेस P1 को ऑलरेडी मिला हुआ है,
ठीक है, सीपीयू जो है वो इस P1 प्रोसेस का क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सडनली क्या हुआ, सडनली एक प्रोसेस P2 हमारे पास नहीं आई। अब इस P2 प्रोसेस की जो प्रायोरिटी थी वो इस P1 प्रोसेस से ज्यादा थी। ठीक है, P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी इस P2 से कम थी और P2 की P1 से ज्यादा थी। तो अब सीपीयू को क्या कर लेंगे, P1 से लेके, P1 से हटा के सीपीयू को P2 को एलोकेट कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग, यानी कि सीपीयू उस प्रोसेस को असाइन कर दो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग तब भी हो जाती है जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस में हो। ठीक है, यानी कि P1 का एग्जीक्यूशन तो हो ही रहा था, अभी P1 का एग्जीक्यूशन खत्म थोड़ी हुआ था, हो ही रहा था, उस बीच P2 आ गई जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी की थी, तो हमने सीपीयू P1 से छीन के P2 को दे दिया। ये होता है प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली अ जॉब इन एग्जीक्यूशन में बी फोर्स टू रिलीज द प्रोसेस। मीन्स जॉब जो एग्जीक्यूशन में होती है उसको फोर्स कर दिया जाता है कि वो प्रोसेसर को रिलीज करे। जैसे हमारा यहाँ पे P1 के साथ हुआ कि P2 अगर उससे हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई तो P1 से सीपीयू छीन लिया गया और P2 को एलोकेट कर दिया गया। ठीक है, प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग वहाँ यूजफुल होती है जब कोई जॉब जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस जॉब का एग्जीक्यूशन पहले करना। ठीक है, उस केस में आपका प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग बेटर मेजर कंसीडर किया जाता है। पर प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में हमारे प्रॉब्लम आ जाती है स्टारवेशन की। स्टारवेशन का मतलब होता है कि आपकी प्रोसेस जो होती है उनको सीपीयू कभी मिला ही नहीं। ठीक है, प्रोसेस को सीपीयू मिले ही ना, और प्रोसेस जो होती है स्टार मतलब तरस जाए सीपीयू के लिए, उसको मिले ही ना, तो वो प्रोसेस किस कंडीशन में चली जाएगी, स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाएगी। मतलब वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंड अपने आप ही एंड हो जाएगी, मतलब स्टारवेशन स्टारवेशन हो जाएगा उसका। तो ये क्यों कैसे होता है ये प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में स्टारवेशन। अब देखो क्या हुआ कि मैंने P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, P1 प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ था शुरू से, देख समझते हैं ऐसे। ओके, स्टारवेशन की कंडीशन इसमें कैसे अराइज होगी। मेरे पास एक P1 प्रोसेस थी, P1 प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया गया, सीपीयू क्या कर रहा है, P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर रहा है। सडनली एक नई प्रोसेस P2 आई। ओके, P2 की प्रायोरिटी जो है वो P1 से ज्यादा है, तो सीपीयू P1 से छीन के P2 को दे दिया जाएगा। ओके, अब सीपीयू क्या करेगा, P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करिएगा। ठीक है, जब P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई तो एक नई प्रोसेस P3 आई। ठीक है, जिसकी फिर से प्रायोरिटी P1 से ज्यादा है, तो अब सीपीयू किसको मिल जाएगा, P3 को मिल जाएगा। ऐसे करके फिर एक नई प्रोसेस P4 आ गई। ठीक है, दैट ऑल्सो हैविंग प्रायोरिटी हायर देन P1, तो अब सीपीयू इसको मिल जाएगा। तो अगर ऐसे करते करते सारी ऐसी प्रोसेस आती जाए जिनकी प्रायोरिटी P1 से ज्यादा है, तो सीपीयू कभी P1 को तो मिल ही नहीं पाएगा, और P1 क्या करेगा, वेट करता रह जाएगा, वेट करता रह जाएगा, वेट करता रह जाएगा, और वेट कर करके कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, स्टारवेशन की कंडीशन में चला जाएगा। मतलब इसे सीपीयू कभी मिल ही नहीं पाएगा, और ये प्रोसेस अपने आप इस प्रोसेस का एंड हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस खत्म, एक्चुअली में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा कभी, और ये प्रोसेस स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। ओके, सो ये प्रॉब्लम एक प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में होती है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब एजिंग क्या होता है, एजिंग ये कहता है कि कुछ टाइम के लिए आप प्रायोरिटी बढ़ा दीजिए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस की। मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा दो और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी कम कर दो। अब इससे क्या होगा, ताकि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है, P1 की तरह जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है, अगर उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी तो सीपीयू उनको भी मिल जाएगा, ताकि वो भी अपना बचा हुआ एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो एजिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रायोरिटी इंक्रीज कर दीजिए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस की, so that they also get the attention of the CPU to complete its execution. So एजिंग का कॉन्सेप्ट हम प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग में यूज कर सकते हैं इसका स्टारवेशन का ड्रॉबैक हटाने के लिए। सो ये दो आपके टाइप की स्केड्यूलिंग होती हैं। जितनी भी आपकी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो
इन दोनों पे ही बेस्ड है, या तो वो नॉन प्रीएम्पटिव स्केड्यूलिंग में काम करती है या वो प्रीएम्पटिव में काम करती है या फिर वो दोनों में काम करती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रीएम्पटिव स्केड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्पटिव स्केड्यूलिंग क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम प्रीएम्पटिव स्केड्यूलिंग यूज कर सकती है, कौन सी नॉन प्रीएम्पटिव यूज करती है और कौन सी एल्गोरिदम्स दोनों यूज करती हैं और कैसे यूज करती हैं। ओके, and if you guys like that particular video, that please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Thank you.